नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम भाऊ तोरसेकर से बात करने वाले हैं। भाऊ, सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, इधर फिर से ये एक चर्चा चल रही है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाया जाए वो 10 जनपद के बाहर का कोई बनाया जाए। अभी प्रियंका वाड्रा ने कुछ इस तरह के संकेत दे दिए, तो तब से जो लुटियन मीडिया है उसमें यही चर्चा है। और जो दिल्ली का मीडिया है, जिसे सो कॉल्ड नेशनल मीडिया का नाम दिया गया है, हम्म, उसकी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी और भारी चिंता भी यही है कि कांग्रेस कैसे सरवाइव करे, कौन उसकी सरपरस्ती करे। तो भाऊ, आपने तो पिछले 5 साढ़े 5 दशक की पत्रकारिता में पूरे देश को ही देखा है, भले ही आप मुंबई और महाराष्ट्र में बैठे हैं, और कांग्रेस की भी तमाम गतिविधियों को भी देखा है, उछल कूद को भी देखा है, परिवर्तनों को भी देखा है। जो ये चर्चा फिर से शुरू हो रही है कि गैर गांधी नेहरू परिवार के आदमी को कांग्रेस की बागडोर दे दी जाए, तो 2004 से 2014 तक एक गैर कांग्रेसी ही प्रधानमंत्री था। और शायद देश को यह पता भी नहीं लगा कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री वास्तव में है भी या नहीं है। तो बिल्कुल। ऐसा कोई कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाए जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि ये एक बात समझ नहीं रहे कि कांग्रेस संगठन बचा नहीं है। आपको कोई भी पार्टी चलाने में संगठन की बहुत जरूरी होती है। बात ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का कारपोरेटर का, ये बोलते ना, कारपोरेट हो गया है कि भाई हम क्या करेंगे, हमको एक प्रोजेक्ट लेना है तो ठीक है भाई, हम किसी को बोलते हैं कि हमको हरियाणा में कोई बड़ा 2-3 बीघा जमीन का एक प्लॉट चाहिए, तो हम पैसे लेकर बैठे हैं और बोलते हैं कि वो ढूंढेगा सब, वो 4-5 प्लॉट ढूंढेगा, हम एक सिलेक्ट करेंगे। तो उसमें तो हम होते ही नहीं, हम आखिर समय जाएंगे और उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे। हाँ। जी। अब उस पर कोई बिल्डिंग बनानी है तो हम किसी आर्किटेक्ट को या इंजीनियर को पकड़ते हैं कि भाई इसका प्लान बना दो। आउटसोर्सिंग हो गया। अभी वो बनाता है तो हम बोलेंगे हमको ये इसमें थोड़ा बदल करके दे दो, ठीक है। अब वो बन गया तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट करेंगे। तो इस ढंग से पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलती। पॉलिटिकल कारपोरेट का मतलब समझा कि हर जो अभी डिजिटल में हो, रिटेल में हो, या गैस में हो, या पेट्रोलियम में हो, या कुछ जो और कुछ 50 बिजनेस है रिलायंस के, तो हर जगह मुकेश अंबानी काम नहीं करते। उन्होंने अपने भरोसे का एक आदमी चुना है। मैंने अभी बीच में कहीं पढ़ा था, कोई एक मराठी वालावलकर ऐसा कुछ नाम का, उनका रिलायंस रिटेल संभालने वाला है। उसके साथ वो साल भर में एक दिन पूरा बैठ जाते, उसके बाद वो कंपनी समझो उसकी है, उसकी है। तो वो पूरे जान लगा के काम करते और वो खड़ी करते हैं, उसका हिस्सा उसको भी मिलता है, कोई बात नहीं। तो ये ध्यान में लेना चाहिए। ये बोलेंगे तुझे बिठा देंगे लेकिन डिसीजन तो हम लेंगे। तो हर दिन पार्टी जब चलाते, एक कंपनी चलाते, कारपोरेट हो, तो छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए वहां कोई मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, 50 लोग होते। डेलीगेशन ऑफ पावर होता है। या डेलीगेशन ऑफ पावर कहां है, दिखाओ मुझे, कहां है। हम देखें कि हाईकमांड बोलते हैं, तो हाईकमांड में है कौन और करता क्या है, बिल्कुल। कि हम क्या करते हैं। जैसे मैं जाता हूँ कहीं कहीं, मेरे लेक्चर्स होते हैं जो, तो मेरा परिचय करके देते, तो मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ कृपा करके एक 50 साल पत्रकारिता करने वाला एक पत्रकार है, इतना ही परिचय दे दो, उससे ज्यादा जी। मत। क्योंकि नहीं तो होता है ऐसा, मजाक हो जाती है कि वो इस ढंग से बातें करते हैं कि हमको भी अपना परिचय नए से सिरे से हो जाता है। तो आज की जो कांग्रेस हाईकमांड है,
उनको पार्टी की पॉलिसी क्या है वो पब्लिक को समझती है, उसी वक्त उनको ही समझती है, तब तक उनको पता नहीं चलता जी। तो इस ढंग से पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलती। हाँ, एक बात है कि रिलायंस का जब ब्रांड बन गया तो ब्रांड बनने के बाद वहां हम एक नई कंपनी नया कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हम जिसको बिठाने वाले जिम्मेदारी देकर वो सही आदमी है कि नहीं वो पहले देखता है मुकेश अंबानी जो है वो। और बाद में उसको उसके साथ इंटरेक्शन करते करते उनको जब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये इंडिपेंडेंटली ये सब करेगा। डिजिटल का मामला कितना बड़ा है देखो। आज आज हम देखेंगे कि बोलते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी सब खत्म हो गई है। उस वक्त 2 लाख से ज्यादा रुपए 2 लाख करोड़ जियो में आ गए तो जियो कैसे खड़ी हुई। तो उसके बारे में मैंने उनका पढ़ा था कि मुकेश अंबानी ने एक बार बताया था कि नेक्स्ट जनरेशन हमारी वो सेट कर रहे हैं उनकी। तो ये बच्चे उनके दोस्त आते थे तो उनकी जो इंटरेक्शन है मैं बाजू में बैठकर दूर बैठकर सुनता था। उनको नहीं पता था वो मैं सुन रहा हूं लेकिन मैं उनको ऑब्जर्व करता था सुनता था। वो उनकी कैपेसिटी क्या है वो जांच करके उन बच्चों पर जिम्मेदारी दी है। आज कहां पहुंच गया है देखो। उसी ढंग से राहुल गांधी का हो गया है क्या? नहीं, ये फर्क होता है। आप किसी भी एसेट विदाउट लाइबिलिटी जब बन जाता है ना तो एसेट खिलौना हो जाता है। तो कांग्रेस एक खिलौना हो गया है। थोड़े दिन प्रतीक्षा कीजिए आप, ये रेहान वाड्रा भी खेलेगा उससे। ये तो खिलौना है। अब जी भर जाएगा तो राहुल गांधी बोलेगी कि रेहान को आज भी अध्यक्ष कर दो, या और कोई मनमोहन सिंह बोलेगी कि मैं रेहान के हाथ के नीचे काम करने में भी खुश हूं। तो जब ऐसे लोग होते हैं तो मुझे अभी नाम उनका याद नहीं है लेकिन जो बड़ी कंप्यूटर की जो कंपनी पहला कंप्यूटर बनाया उनका किताब मैंने पढ़ा था, थिंक, वो स्लोगन थी उनकी। तो उनके कंपनी में आईबीएम, तो वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव था वो तो इंजीनियर भी नहीं था लेकिन कंप्यूटर उसने बनाया। तो वो तो जो काउंटिंग मशीन थी ना उसका वो अच्छा सेल्समैन था। तो एक दिन उनको एक रिसर्चर ने बताया ऐसा कुछ मशीन चाहिए कि हम हजारों फॉर्म लेके भर के लेंगे और हमको जल्दी से वो स्क्रूटिनाइज करके मिलने चाहिए। तो उसने जो पहले कंप्यूटर जैसी मशीन बनाई थी वो समझो 10 फीट हाइट 10 फीट रूम जैसी थी और उसको इतने वायर तार लगे थे तो वो डिलीवर कर दी। तो उसके बाद 15 दिन के बाद वो रिसर्चर के पास वो गए थे, आईबीएम के जो चीफ थे, उन्होंने पूछा कि कैसे मशीन है। वो खुश हो गए थे कि दुनिया की अजीब मशीन हमने बनाई है। तो रिसर्चर तो बुद्धिमान था, वो बोला मशीन तो ठीक है हमको चाहिए वैसी है लेकिन ये बहुत स्लो है। तो वो मालिक थे कंपनी के आईबीएम के, उन्होंने पूछा स्लो का मतलब क्या है, कितने जल्दी काम हो सकता है। वो बोला लाइट लाइट की जो गति होती है उस गति से आना चाहिए। आज हम बोल रहे हैं तो वहां आ गया है। तो वो जो कंपनी के मालिक थे वो तो इंजीनियर नहीं थे, उनका आर&डी डिपार्टमेंट था, वो आ गए और उनको सबकी मीटिंग ले ली इंजीनियर्स की और रिसर्चर्स के और बोली इस स्पीड से कंप्यूटर चलना चाहिए। तो सब वो साइंटिस्ट वगैरह थे वो बोले पागल हो गए, कोई बोलता है ये मान लेता है। लेकिन आज हम वहां पहुंचे हैं। तो उसका उसका जो किताब है वो जो बैठते थे मालिक को उनके सर के ऊपर जो दीवार थी उस पर लिखा था थिंक, सोचो। और उनके पास जो बड़े टॉप के अधिकारी भर्ती होते थे मैनेजर वगैरह, तो सब स्क्रूटिनी होने के बाद उनके पास इंटरव्यू होता था और वो एक सवाल पूछते थे। जो कोई इंटरव्यूअर था तो उसको वो एक सवाल पूछते थे, तुम्हारे मन में एक महत्वाकांक्षा है, कभी मुझे हटाकर तुम ही कंपनी अपनी कर लो। अगर वो ना जवाब देता तो उसको निकाल देते थे।
वो बोलते थे कि तुम्हारे पास इतनी इतनी ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा चाहिए कि ये कंपनी तुम्हारी बना लो, अगर नहीं है तो तुम इस प्रोजेक्ट पर बैठने के लिए नालायक हो। क्या सोचने का तरीका है, देखो कि इतनी सोच लगाओ कि तुम अपने लिए कर रहे हो। कांग्रेस के पास आज ऐसा कौन लीडर है, मुझे बताइए, कि जो कांग्रेस यही मेरा भवितव्य ऐसा सोचता है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए एक एक करके जिनके पास महत्वाकांक्षा है वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वो अपनी महत्वाकांक्षा, अपना भविष्य ढूंढने के लिए अगर कांग्रेस में आया है और कांग्रेस को ही भविष्य नहीं है तो वहां रुककर करेगा क्या? अब राहुल गांधी है, प्रियंका है, अब सोनिया की तो उम्र हो गई है, लेकिन ये जो है इनके लिए कांग्रेस ही भविष्य, उसके आगे कोई महत्वाकांक्षा है ही नहीं। अगर हमारे मराठी में एक कहावत है, असेल माझा हरील तो देईल खटल्यावरी। अगर भगवान मेरा ही है तो मैं खटिया पर बैठा हूं, वहां लाके सब देगा, मैं क्यों मंदिर में जाऊं? सही। तो इसी ढंग से गांधी खानदान की सोच हो गई है। उनकी सोच ऐसी है कि हम तो राजा पैदा हो गए, जनता और प्रजा को हमारी बात माननी चाहिए, अगर नहीं मानती तो ये जनता ही मूर्ख है, प्रजा मूर्ख है, ये मर जाएगी अपने कर्म से। अल्टरनेटिव निकलता ये इनकी सोच में ही भी नहीं है। तो कांग्रेस की नीति, नीयत, इसके बारे में आप सोचते हैं तो ये हमारी सोच गलत है। ये पार्टी है ही नहीं। इनको एक सल्तनत मिली है और जयराम रमेश जो कांग्रेस के बड़े बुद्धिमान नेता है, उन्होंने 2018 में गुजरात चुनाव के पहले एक इंटरव्यू दिया था, मेरा ख्याल है शायद टाइम्स ऑफ इंडिया को। उसमें कहा था सल्तनत चली गई, लेकिन जो खालसा सुल्तान है वो अभी भी नहीं मान रहे, वो सुल्तान की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं। तो अब करे क्या? तो कांग्रेस की हालत आप समझ लो। कोई दूसरा भी अध्यक्ष बने तो उसे काम करने देंगे या नहीं? कम से कम देखो भाई, एक बात होता है, एक माली, आपकी जमीन है, आप कोई माली रखते हैं, कोई पेड़ पौधे लगा लेते हैं, तो आप उसके काम में 10 बार जाके उसको टोकते नहीं है। फूल आएगा, फल आएगा, तब आप जाके देते थे। ये फल आने तक रुकते नहीं है। तो बोले तूने ये मिट्टी क्यों निकाली है, ये मिट्टी यहां से निकाल कर वहां डालो। ये माली को भी माली काम सिखाना शुरू कर देते। तो जो आप नीति और नियत की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की ये हालत है। जो ये तो कभी कार्यकर्ता थे नहीं, और कार्यकर्ता ने कैसा काम करना है ये बताएंगे। और उल्टी बात नरेंद्र मोदी की, जो निचले स्तर से कार्यकर्ता होकर टॉप पोजीशन पर पहुंचे, तो उनको मालूम है कि अगर मैं ये पॉलिसी लेता हूं, ये भूमिका तय कर लेता हूं, तो अगली निचले स्तर का मेरा जो कार्यकर्ता सहकारी है वो कर पाएगा या नहीं, ये सोच लेते हैं पहले। 24 मार्च को जब लॉकडाउन लगा उसके 2 दिन पहले उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाई, यानी बोले आप अपने आप करो, मैं तो कोई सख्ती करने वाला हूं। लेकिन उसमें उनको पता चल गया कि जनता मन से तैयार है। ये छोटा निचले स्तर से आता है ना, उसको ये मालूम होता है कि मेरे पास कम से कम साधन है, उससे मैं काम कैसे निकालूंगा। अब अगर वही आदमी प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठा है तो वो काम निकालेगा ही, ये इनको पता भी नहीं चलेगा काम कब हो गया। फिर ये बोलेंगे हाँ मनरेगा तो हमने लाया था, तो मनरेगा भी इन्होंने नहीं लाया। महाराष्ट्र में वी.स. पागे नाम के कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने ये रोजगार हमी योजना शुरू की थी 73 में, उसकी नकल की, उसको मनरेगा, और बोलते हैं हमारा है। लेकिन वो निचले स्तर का कोई कांग्रेस कार्यकर्ता था जिसको वी.स. पागे हम नाम से हम पहचानते उस समय 73 के। तो ये भी उनको मालूम नहीं होगा वी.स. पागे कौन थे। लेकिन आज जब मनरेगा या उस ढंग से अगर मोदी सरकार कुछ दे रही है तो उसका श्रेय लेना चाहिए।
भाव आमतौर पे होता ये है कि अगर कोई परफॉर्म नहीं करता है, चाहे इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन हो, हॉकी टीम का कैप्टन हो, कबड्डी का हो, किसी कंपनी का हो, किसी अखबार का संपादक हो, कोई भी हो, अगर परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसको बदल दिया जाता है, नया कैप्टन चुना जाता है कि जो नई धार दे सके, और नेतृत्व क्षमता देखी जाती है, तमाम चीजें उसमें, जोश है, जज्बा है, जुनून है, अनुशासन है, नहीं है, तमाम चीजें देखी जाती है। अब ये गांधी नेहरू परिवार मेरे विचार से काफी लंबे समय से परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। जो पार्टी की लोगों की अपेक्षाएं थी, जो इनके जनाधार थे, वो भी एक एक करके शायद इसीलिए खिसक गए हैं कि नेतृत्व क्षमता ही नहीं है। 2014 में आप बुरी तरह हारे, 44 पर आ गए। 2019 में आप 52 सीटों पर आ गए, बुरी तरह हारे। राज्यों में या तो भारतीय जनता पार्टी है या क्षेत्रीय दल है। कांग्रेस भी लगभग खत्म हो गई सभी राज्यों से, 3-4 राज्यों में अब इनकी सरकारें बची हुई हैं। तो कैप्टन अगर लगातार विफल है तो क्यों नहीं चेंज होना चाहिए? नहीं, चेंज करेगा कौन, ये इससे मतलब रखना चाहिए। अब चेंज ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहता था, चेंज सचिन पायलट चाहता है, बाकी के जो बैठे वो तो इन पर निर्भर है ना। अगर अब आप मुझे बताइएगा कि चिदम्बरम है, मनमोहन सिंह है, अहमद पटेल है, ये इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। उनको अगर नेता रहना है, हाईकमांड में रहना है, तो वो गांधी परिवार पर निर्भर है, सोनिया गांधी पर निर्भर है। अगर दूसरा कोई आएगा, अध्यक्ष बनकर आएगा या कोई लीडर बन के आएगा, तो वो तो इनको हटाएगा, नॉन परफॉर्मर। गांधी परिवार नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है। आप समझ, वो कारपोरेट के टॉप पर बैठे मुकेश अंबानी है, लेकिन उनको जो मैनेजर्स है, अलग अलग कंपनियां चलाने वाले सीईओ है, वो अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो वो हटा देते। लेकिन वो अगर इनको बता दे कि ये कंपनी बढ़िया चल रही है, जैसे हम इमरान खान के पास देखते, कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, फिर भी चला लेते हैं। तो इस ढंग से अगर इनको सीईओ रहना है तो गांधी परिवार वाला ही चाहिए। अब ये सीईओ जो बैठे हैं, जिनको हम हाईकमांड बोलते हैं, अगर उनको हाईकमांड रहना है तो सचिन पायलट आएगा तो इनको हटा देगा। जी। अभी देखिए आप, जब एक साल पहले राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा दे दिया और बोले कि नॉन गांधी अध्यक्ष चाहिए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आगे आया था, सचिन पायलट का नाम आगे आया था। अब 6-7 महीने में किसको टारगेट किया, देखो वही दो नाम है। बिल्कुल। ये आएंगे तो हमको पहले हटाएंगे। तो अगर हमको रहना है तो गांधी परिवार चाहिए। कांग्रेस बचे ना बचे कोई बात नहीं। वो जो कोई सलमान खान की एक फिल्म है, उसमें एक मैंने सुना है, वो बार बार लोग बोलते हैं कि जब मैं एक बात तय कर लेता हूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। वो असल में राहुल गांधी का डायलॉग है कि जब वो तय कर लेते तो होने या ना होने से मतलब ही नहीं होता है, वो तो होता है। तो दूसरा कोई लाकर खड़ा कर। आपने मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर थे, देखे, किसको मालूम था कौन गवर्नमेंट चलाता था? इनको कोई पूछता था? पीएमओ में अभी देखो वो कोयला खदान, उसका जो एसआईटी सीबीआई के पास था मामला, तो कोर्ट ने बताया था कि ये कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी है, तो इसमें गवर्नमेंट दखल नहीं देगी। फिर भी जब अश्विनी कुमार ने वो एफिडेविट चेक किया तो उसके लिए उनको जाना पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो अब पीएमओ में मंगवाया गया और वहां चेक हुआ, ये कहीं से तो लीक हो गया।
लेकिन मनमोहन सिंह ने उस वक्त क्या बोला था कि मुझे पता ही नहीं किसने मंगवाया था। तो इनको ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, इनको ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष चाहिए, तो वो बदलाव कैसे लाए? वो बदलाव ला ही नहीं सकता। तो अहम गैर बात। गांधी अगर चाहिए तो गैर गांधी को काम करने देना जरूरी। और अगर देना है तो इनको पहले क्वारंटाइन करना पड़ेगा। कोई भी गांधी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप उसके सामने सकते। अभी मैं आपको जयराम रमेश की एक बात बता दूं। 2013 की शायद जुलाई अगस्त की बात है, जब मोदी पहले लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। तो उस वक्त आ, उनका कई मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी बात बताई थी। सच बोलना मंजूर नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि हम उस वक्त तो वो उपाध्यक्ष थे राहुल गांधी। तो बोले राहुल गांधी जोरों शोरों से कांग्रेस पार्टी का नया संगठन बना रहे, लेकिन उनका टारगेट 219 2019 का है। हम्म। 2019 के लिए वो पार्टी बना रहे हैं, और हम कांग्रेसी जो है वो चिंता में है 2014 के लिए। आप समझ रहे हैं? हमारे मराठी सही। में एक कहावत है, लेकी बोले सुने लगे। जो माँ है वो अपनी बेटी को बोलती है, लेकिन उसका मतलब बहू से होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। जयराम रमेश अगर कांग्रेस में रहना है तो सच्चाई, इसलिए उन्होंने बताया कि ये 19 की तैयारी कर रहे हैं। उनको पता नहीं 2014 का चुनाव 3-4 महीने पर 6 महीने पर आ गया। ये बिल्कुल बोले बिल्कुल। थे। तो उस वक्त और एक बात उसी इंटरव्यू में उन्होंने कही थी कि 1947 यानी देश की स्वतंत्रता के समय से मोदी जैसा चैलेंज कांग्रेस के सामने कभी भी नहीं था। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो सत्यव्रत चतुर्वेदी नाम के कांग्रेस के कोई प्रवक्ता थे, जी हाँ, उन्होंने जी हाँ। उस पर खुले जाहिर बयान दिया था कि इतना ही आपको मोदी बड़ा लगता है तो चले जाओ बीजेपी में, ऐसा जयराम रमेश को बोला था। तो सच बोलना मना है। अगर सच बोलना मना है तो सच सुनने वाला और करने वाला कोई अध्यक्ष बन ही नहीं सकता। अगर बनाना है और सच पर आना है तो पहले पूरे गांधी फैमिली को कांग्रेस से अलग रखना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, क्वारंटाइन में डालना पड़ेगा, और वो तो हो नहीं सकता। अतीत ये बताता है भाऊ कि कांग्रेस का ये सो कॉल्ड प्रथम परिवार सारी पावर, सारे फैसले अपने हाथ में रखता है। मनमोहन सिंह के समय ये देखा गया। पीवी नरसिम्हा राव ने इनकी सुनी नहीं थी, इसलिए पीवी नरसिम्हा राव के साथ इन्होंने क्या सलूक किया सब जानते हैं। अब अगर इन्होंने शिगुफा छोड़ा है, पहले राहुल गांधी ने और अब उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने, तो ये शिगुफा छोड़ा क्यों जा रहा है? अगर आपको पावर अपने हाथ में रखनी है, सारे फैसले 10 जनपद से ही होने हैं, पद आपके पास रहे नहीं रहे, तो ये शिगुफा क्यों छोड़ रहे हैं? बचे कुचे कोई सचिन पायलट या ज्योतिरादित्य ढूंढा जा रहा है। आप तो दिल्ली में रहते हैं, मैं तो दिल्ली में रहता नहीं, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी पर जब गोली चली थी, एक्चुअली वो तो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। उस समय बिल्कुल। राजीव गांधी कहीं बंगाल में थे। हाँ, पश्चिम बंगाल में थे। तो वहां से उनको दिल्ली पहुंचने में 6 घंटे वगैरह हो गए। तो डायरेक्टली उनको मां को दिखाया गया और राष्ट्रपति भवन में जाके उनका शपथ समारंभ हो गया। उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि इंदिरा जी चल बसी है। याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय कोई कांग्रेस लीडर थे नहीं क्या कि भाई इंदिरा जी चल बसी है, और जो कोई होम मिनिस्टर होगा वो टेम्पररी
सरकार चला रहा है, ये कोई भी कांग्रेस वाला 8 9 10 घंटे बोला नहीं था। क्यों बोला नहीं था आपको मालूम है? क्यों बोला नहीं था? कि टेम्पररी भी मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूं, ये अगर इंदिरा जी फिर जिंदा होकर खड़ी हो गई तो मैं करूंगा क्या? दहशत समझ रहे आप? दहशत समझ रहे सही है। कि मैं होता हूं। नेहरू के बारे में मैंने एक बात सुनी थी कि उस वक्त कि नेहरू के बाद कौन, ऐसा बार बार बोला जाता था। बिल्कुल। और एक बार कहीं कांग्रेस की कोई मीटिंग थी क्या, मुझे याद नहीं, मैं बिल्कुल बच्चा था उस वक्त, लेकिन पढ़ा था। तो नेहरू ही खुद बोले कि मेरे पीछे कांग्रेस का क्या होने वाला है, कौन चलाएगा कांग्रेस? तो रफी अहमद किडवाई खड़े हो गए और बोले उतर कर देखो कौन चलाता है। जहां बैठे हो वहां से उतर कर देखो, वही तो चलाने वाला निकलेगा। लेकिन रफी अहमद किडवाई कांग्रेस में टिके रहे, उनको कांग्रेस से निकाला नहीं गया था। इंडिया टुडे का एक फोटो मैंने आज तक संभाल के रखा है, इंटरनेट पर भी आपको दिखाई देगा कि वीवी गिरी के सामने इंदिरा गांधी कुछ बात कर रही है। वीवी गिरी की पीठ है, राष्ट्रपति थे, तो इंदिरा जी बोल रही है और यहां से फोटो लेकर लिया है, तो अपना रुमाल अपने पीछे दबा कर बैठे। ये जो दहशत है उससे कांग्रेस नहीं निकलेगी। और ये तय कर चुके हैं कि हमारे हाथ नहीं है, हमारे पांव नहीं है। इनको कोई ऐसा मिलना चाहिए कि भाई तुम्हारे पांव तो है, तुम चल सकते हो, तुम खड़े हो सकते हो। ये इतने सालों से 20 25 30 सालों से कांग्रेस वालों के मगज में ये बात फिट कर दिए कि अगर कांग्रेस खड़ी रहेगी चलेगी तो गांधी परिवार ही चला सकता है, दूसरा कोई चला ही नहीं सकता। अब ये नरसिंह राव ने चला के दिखाया, फिर भी नहीं मानेंगे। आप एक बात समझ लो कि 98 में सोनिया गांधी कांग्रेस में आई और कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। नरसिंह राव ने 96 में जो अध्यक्ष थे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, हार गए। हारने के समय उन्होंने कितनी लोकसभा में सीटें चुनकर लाई थी? 140 लाई थी। बिल्कुल। फिर वो जैन डायरी का मामला गड़बड़ हो गई और केसरी अध्यक्ष बने। 98 में दूसरा चुनाव हुआ जहां 3 4 सभा में जाकर सोनिया गांधी पहली बार भाषण किया। उस वक्त कितने लोकसभा में एमपी चुनकर आए थे कांग्रेस के? 141 आए थे। 99 में सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी और कितने आए थे? 112। तो इनसे भी अच्छा परफॉर्मेंस हारते वक्त नरसिंह राव और केसरी ने दिया था। लेकिन न्यूट्रियस मीडिया ने इनको इतना सर पर चढ़ा कर रखा है। और क्या होता है कि दिल्ली में बैठे पत्रकार जो लिखेंगे उसका ट्रांसलेशन तो प्रादेशिक भाषा में होता है, तो उनके जो आका है अपनी अपनी जगह वो कुछ करने नहीं देते। मैंने बार बार मैं बोलता हूं ये कांग्रेस की इकोसिस्टम है। जी जी। तो अभी ये शगुफा आपने बोला कि छोड़ दिया कि कोई गैर कांग्रेसी करना है, तो और कोई सचिन पायलट या ज्योतिरादित्य सिंधिया बचा है तो उसको ढूंढ रहे, फिर उसको ही ह्यूमिलिएट करके निकाल लेंगे कि कोई नहीं बचना चाहिए। जो होगा वो रेंगते हमारे सामने आना चाहिए। ये जो खुद भाव कोई अपनी पहचान बनाना चाहेगा उसको कांग्रेस में स्थान नहीं है। ये जो अहम ब्रह्मामी वाला जो इनका भ्रम है, इसने कांग्रेस को करीब करीब खत्म कर दिया है। अब ये अगर नहीं मान रहे हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता अगर नहीं मान रहे हैं, तो जनता ने तो तय कर लिया है, जो उसको चुनना था उन्होंने चुन लिया है बिल्कुल कि बिल्कुल अगर अगर आप नहीं बदलेंगे तो हम आपको बदल देंगे। तो बिल्कुल। जनता ने तो, लेकिन जनता जिसको चुन रही है
बार बार चुन रही है, आप उसको भी नहीं मानेंगे? ये क्या है? तो वही तो बात होती है ना कि हम मानेंगे नहीं। तो अभी होता है ऐसा नहीं, एक आप झूठा बोलते रहो, झूठ बोलते रहो। कुछ लोग फंसते हैं, कुछ समय तक फंसते हैं, लेकिन एक समय आ जाता है लोगों को पता चलता है ये तो झूठा है। लेकिन वो झूठ का जाल जो आपने फैला कर रखा है, उसमें आप अपने आप फंस जाते हैं। अब हमारे महाराष्ट्र के जो ज्येष्ठ नेता, श्रेष्ठ नेता माने जाते हैं, शरद पवार, उनकी तरफ देखिए, जी। वो अलग है, लेकिन उनकी तरफ देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता वो खुद की इमेज को इतना संभालने लगी है, वो खुद को ही कुछ इजा पैदा कर देते, खुद का ही नुकसान कर देते कि लेकिन अपनी इमेज संभालते। उनकी जो इमेज बनी है, अब तो लोग दिल्ली वाले उनको स्ट्रांग मराठा बोलते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े रॉन्ग मराठा है। आप देखिए कि ममता ने अकेले के दम पर कांग्रेस से ही निकलकर अपनी पार्टी बनाई, हो गए। जगन रेड्डी को देखिए, वो अपने दम पर निकले, कुछ करके दिखाया। पवार साहब ने क्यों नहीं दिखाया? वो सही जब है। यूपीएल दिल्ली काउंट करती है तो ममता को जितना काउंट करती नहीं, जगन को नहीं करती, इतनी पवार के बारे में बोलती है। ये आज तक 10 एमपी चुनकर नहीं ला सके अपने पार्टी के बल पर, बलबूते पर। अब फिर भी अघाड़ी बना के या अलायंस बना के भी नहीं ला सके। मेजोरिटी 100 एमएलए महाराष्ट्र के चुनकर नहीं ला सके, फिर ये स्ट्रांग मराठा कैसे बन गए? तो मीडिया ने बना रखा है। तो गांधी परिवार जो है, उसको मीडिया ने इतनी हवा भर दी है उनको कि वो मीडिया जो बोलता है वो सच मानने लगे। अब तो मीडिया जो है वो तो बोलेगा ही, क्योंकि उन्होंने ही पाल के रखा है। अब आप जिसको नेशनल मीडिया वगैरह बोलते हैं, ल्यूटियंस मीडिया, जी। वो तो ल्यूटियंस मीडिया भी बचा नहीं है। राहुल अर्नब गोस्वामी इनको खा गया है, वो तो मुंबई में बैठता है। सही कह रहे हैं। वो तो मुंबई में बैठता है ना। एक एक एडिटर है जिसको हम नेशनल एडिटर बोलते हैं, वो एक है कि जो दिल्ली में नहीं बैठता, मुंबई में बैठता है। फिर वो बिल्कुल। उनको खा गया। तो ल्यूटियंस में दिल्ली का जो मीडिया है वो है क्या? लोग भी मानने लगे कि ये नेशनल मीडिया नहीं है, जो मुंबई में बैठा है वो नेशनल मीडिया है। एक क्योंकि परसेप्शन बन उसने गया है। उसने आम आदमी का इमेजिनेशन कैप्चर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो अपना एनपी अगर ये, अगर आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका, आप उनकी आवाज बंद करो। आप हम जो अभी दोनों दिखाई दे रहे हैं ना, तो आप चुप बैठे, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर आपकी जगह आप राहुल गांधी, प्रियंका को रखो और दूसरी जगह विजय मल्ल्या को रखो, आशय में क्या फर्क पड़ता है? उसकी तो कंपनी डूब गई है, वो अपने वकील के पैसे भी नहीं दे पा रहा है, सब अकाउंट फ्रीज हो गए, फिर भी बात कैसी करता है देखो। तो इसलिए राहुल गांधी की पिक्चर रखो और आवाज मल्ले की चालू रखो, तो फर्क क्या है? हम बोलते हैं नॉन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर सब कुछ। इसको ही हम आज भी, अभी इतनी एक बात तो होती थी कि मैंने कथा पढ़ी थी, बढ़िया कथा थी, कि एक कोई बढ़िया सौंदर्य है, उसको पाने के लिए एक जवान बड़ा दूर पहाड़ नदियां पार करके आ जाता है, और वो वहां तक पहुंच जाता है और एक मंदिर के पास थका है इसलिए थोड़ी आराम करने के लिए बैठ जाता है। तो उसे बहुत बड़ा एकदम बूढ़ा आदमी दिखाई देता है वहां बैठा बाजू में। तो बोलता है, बच्चे तू किस लिए आया है? तो बोलता है, ऐसी एक सुंदरी है, उसको पटाने के लिए आया, वो वगैरह वगैरह। तो वो उसको एक कहानी बताता है, वो कहानी ऐसी है, ये सुंदरी है नहीं, ये तुम्हारी जवानी खींचकर जवान रहती और तुमको बूढ़ा बना देती है। ऐसी एक कथा जी वो बता देता है। जी। जी। तो वो नया आया हुआ जवान है ना,
वो बोलता है ऐसी ऐसी कथाओं पर मैं विश्वास नहीं करता। ये क्या भी आप कुछ भी कहानी बनाकर बताते हैं। तो वो बूढ़ा बैठा है ना, वो बोलता है बेटे कल तक मैं भी तेरी भाषा बोलता था। कल तक यानी वो कल आया हुआ जवान था। तो आप देश की जो सेक्युलर पार्टियां देखते हैं ना, वो वैसे जवान है। उनको लगता है ये कांग्रेस नाम की सुंदरी जो है वो फिर बदलाव लाएगी, और इनको एक एक करके कांग्रेस खा गई है, एक एक करके खा गई है। हमारा मुझे बताइए आप कि चंद्रा बाबू कहां बचे आंध्र में, लेफ्ट फ्रंट बंगाल में कहां बची है, कांग्रेस के साथ गए। बिहार में लालू कहां बचे हैं, कांग्रेस के साथ गए। समाजवादी पार्टी समाजवादी खत्म, पार्टी में यूपी में कहां बची है, किसके बसपा साथ गए, खत्म। वो सुंदरी के पीछे गए। सही वो है। सुंदरी के पीछे गए। उससे भाजपा का नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। वो सुंदरियों को भाजपा को खा जाएगी। मोह माया जो है वो आप समझ लो। बिल्कुल। तो कांग्रेस बची है, वो इनको खाकर बची है। अगर ये भी हट जाए तो आज दिखते वो भी कांग्रेस नहीं दिखाई देगी। आहिस्ते आहिस्ते वो खत्म होने तक जा रही। लेकिन वो तो ना राहुल गांधी समझ रहे, ना उन्होंने पाला पोसा जो लुटियंस मीडिया या जो इकोसिस्टम है, इंटेलेक्चुअल है, सिविल सोसाइटी है, वो नहीं समझ पा रही। तो वो भी। और दूसरी बात ये कि अब कांग्रेस मुक्त भारत का दूसरा पर्व शुरू हो गया। आप प्रशांत भूषण का मामला देख रहे। बिल्कुल। ये सब लोग जो है, वो जो इकोसिस्टम है वो नेहरू गांधी खानदान को परिवार बना के रखे हुए। वो दूसरा कोई अलग से निकलेगा उसको खत्म करने पर बचे हुए, टिके हुए। सही। तो अभी दूसरा पर्व जो है, इसका रैलिंग पॉइंट अर्णब गोस्वामी बना है। हम उसका जो जर्नलिज्म का तरीका है वो छोड़ दो, बिल्कुल। लेकिन उसके आसपास जो रैलिंग पॉइंट हो रहे, लोग जमा हो रहे, वो देखो। इन्होंने, इस इकोसिस्टम ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, सिविल सोसाइटी ने जिनको दबा कर रखा था वो उठकर बाहर निकल आ रहे। यूनाइट हो गए सिब्बल, हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, यही थे सुप्रीम कोर्ट के वकील, और कोई नहीं है। सालवे नहीं है, रोहड़गी नहीं है। वो निकलकर बाहर आए। वो जो कांग्रेस की इकोसिस्टम है वो टूट रही है, और उसके लिए पॉलिटिकली इकोसिस्टम तोड़ने के लिए उस समय जो आउटसाइडर आ गया उसका नाम नरेंद्र मोदी था। अब ये जो बची कुची इकोसिस्टम है वो तोड़ने के लिए जो आउटसाइडर है वो दिल्ली से बाहर बैठा है, उसका नाम अर्णब गोस्वामी। ये तो मैं सिर्फ नहीं बोल रहा है, वो समझ लो आप। अर्णब गोस्वामी लीड कर रहा है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उस ढंग से जो शुरू हो गया, ये कहां तक जाएगा इसका इस ल्यूटियंस दिल्ली को या कांग्रेस के इकोसिस्टम को पता ही नहीं है। और वो वैसे ही बोलते रहेंगे इनका एक एक का राहुल गांधी होने वाला है। मैं मानता नहीं, मैं सही। मानता नहीं, इस पर ये चले जा रहे। भाऊ, ये ऐसा विषय है, इस पर हम घंटों बात कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। विशद विषय है। पर आपने बहुत विस्तार से सभी पहलुओं पर बहुत गंभीर विवेचन किया है। अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।